तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज कई सारी कहानियाँ लेकर आया हूँ, मगर इनमें से कुछ कहानियाँ मैंने अभी अपलोड नहीं करी, क्योंकि अगर मैं सबकी कहानियाँ डालता तो बहुत सारी हो जाती। इसीलिए कुछ कहानियाँ मैंने अगली वीडियो के लिए रखी हैं। बाकी अगर आप भी मुझे कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं जल्द से जल्द आपकी कहानी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिएगा। इससे जब भी मेरी कहानी आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों, आप जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं सिवान की रहने वाली हूँ। यह घटना मेरे साथ 2024 में हुई थी। मैं सिवान में एक डांस क्लास एकेडमी में जाया करती थी। हालांकि मैं उस डांस क्लास का नाम नहीं ले सकती। बस बात इतनी सी है कि उन दिनों मैंने डांस सीखने के लिए एकेडमी को ज्वाइन किया। कुछ दिनों बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। मुझे आज भी अच्छे से याद है, ये बात होलिका दहन के ठीक एक दिन पहले की है, जब हम पांचों दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया था। साथियों, मेरे दोस्तों के नाम रिया शहजादी, रोशन जावेद और अजय था। हम सब ने मिलकर गोरखपुर यूपी जाने का प्लान बनाया। हमने डांस टीचर से भी चलने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पर कुछ समय बाद वो हमारे साथ जाने को रेडी हो गए। इसके बाद हम सब दोस्तों ने और हमारे टीचरों ने एक प्राइवेट स्कॉर्पियो को बुक किया। दोस्तों, सच कहती हूँ, गोरखपुर में हमने बहुत एंजॉय किया। पूरे दिन बहुत मस्ती की, यहाँ तक कि बाबा गोरखनाथ के दर्शन भी किए। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने वहाँ से शाम के 6 बजे निकलने का प्लान किया। लेकिन एक बुरी चीज़, हमारी स्कॉर्पियो जिसमें बैठकर हम यहाँ आए थे वो अचानक ख़राब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि इसको रिपेयर करने में कुछ समय लगेगा, यानी कि आज रिपेयर नहीं हो सकती। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो हम कल तक का वेट करें या फिर दूसरी कार बुक करें। पर हमारे सर ने हमें आज ही चलने की बात करी और शायद यही हम लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। गोरखपुर ट्रैवल एजेंसी में बात करने के बाद हमें एक मिनी बस मिली, क्योंकि और कोई 4 व्हीलर खाली नहीं थी। क्या करते, हमने उसको बुक कर लिया और ठीक बस को हमारे लोकेशन पर आने में अभी आधा घंटा था। उस समय हमारे दोस्त रोहन, जावेद और अजय ने न जाने कहाँ से शराब भी रख ली थी, सिर्फ रास्ते में मस्ती करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम सब फ्रेंड कभी कभी विस्की बियर पी लेते हैं। पर खैर, 30 मिनट के बाद बस आ गई। हम लोग बस में चढ़े। हमारे टीचर ड्राइवर के कैबिन में बैठ गए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, ड्राइवर फ्रॉड निकलता है। वो कहीं भी अकेले में गाड़ी रोककर अपनी टीम को बुलाकर सामान पैसा लूट लेता है। अगर आप में से कोई सिवान साइड का होगा तो उसे इस बात का ज़रूर पता होगा। खैर, सर कैबिन में बैठे थे और सबके सब पीछे वाले हिस्से में। बस चलने के बाद अचानक उन्होंने शराब की बोतल खोल ली। उस वक्त कैबिन का दरवाज़ा बंद था। सर या ड्राइवर हम में से किसी को भी देख नहीं सकते थे। थोड़ी शराब पीने के बाद अजय ने हमसे कहा कि अब मैं और शराब नहीं पी सकता। उस वक्त उसके हाथ में शराब अभी भी थी। हम सब ने उससे कहा कि इसको फेंक दे, और अजय ने जब उस गिलास को खिड़की से बाहर फेंकने की सोची तो अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और एकदम डर के मारे खिड़की से पीछे की तरफ भागा। हम सब ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि जब मैंने गिलास को फेंकने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ से वो गिलास छीन लिया हो। हम सब उसे देखकर हंसने लगे और बोलने लगे कि रहने दे, तुझे अब चढ़ गई है। वैसे आप सभी को बता दूं कि मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती, तो एक बार को अजय को भी यही लगा कि शायद उसके मन का वहम है। बस यूं ही चलती रही। कुछ देर बाद सबको नींद आने लगी। धीरे धीरे हम सब सो गए। हम लोगों को सोए हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था कि अचानक मेरी आंखें खुल गई। मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई सड़े हुए जानवर में से आती है। उसी वक्त मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे कोई पीछे के मिरर को नॉक कर रहा है। और ठीक जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे चाचा, जो 5 साल पहले मर चुके हैं, वो बस के पीछे लटके हुए हैं। वो मुझे देखकर हंस रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली, जिसके बाद मेरे सारे फ्रेंड जग गए। कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने सबको पीछे देखने को कहा, लेकिन पीछे इस वक्त कोई भी नहीं था।
मैंने उन सबको सारी बातें बताई। कहने लगे कि शायद तूने सपना देखा होगा। इसके बाद मैं चुपचाप सीट पर बैठ गई और बाकी लड़के लोग चुपचाप दोबारा शराब पीने लग गए। कुछ देर बाद अचानक से रिया भी चिल्लाई। कहने लगी कि अभी कोई यहाँ खिड़की के बाहर से हम लोगों को कोई देख रहा था। वो शायद हवा में उड़ रहा था। उस वक्त लड़के लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसको याद करके आज भी मेरा पसीना निकल जाता है। अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बस की छत पर दौड़ रहा हो। उस वक्त हम सबके मुंह से चीख के सिवाय और कुछ भी नहीं निकल रहा था। कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो रोशन कहने लगा कि हम लोगों के इतना चिल्लाने के बाद भी ड्राइवर और सर हम लोगों को देखने तक क्यों नहीं आए। पर सच बात तो ये थी कि जब हम ड्राइवर के कैबिन के पास पहुंचे तो नहीं मालूम है आप यकीन करेंगे कि नहीं, क्योंकि उस जगह पर कोई भी नहीं था। यूं समझिए कि बस अपने आप जैसे चल रही थी। कुछ देर तक हम सब सुन्न रह गए, लेकिन जब हमने दोबारा चेक किया तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ड्राइवर बस चला रहा था और सर भी उसके पास आराम से बैठे हुए थे। हम लोगों ने कैबिन के दरवाजे को नॉक किया तो सर ने दरवाज़ा खोला। हम सब ने सारी बात सर को बताई तो सर अचानक हंसने लगे। कहने लगे कि तुम लोगों की मस्ती अभी तक नहीं गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन ना तो सर भरोसा कर रहे थे और ना ही ड्राइवर। पर खैर हम सब अब आगे की सीट पर आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर ने बस रोकी और कहने लगा कि लगता है इंजन गर्म हो गया है, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद उसने कहा कि थोड़ा सा डीजल शॉर्ट है, अगर नहीं डलवाया तो चलाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ड्राइवर कहने लगा कि अगर आप लोग कहें तो मैं लेकर आ जाता हूं। सर एकदम तैयार हो गए। जाते वक्त ड्राइवर कहने लगा कि अगर आप में से कोई साथ चलता तो ज़्यादा अच्छा था। ड्राइवर की बात पर हमारे सर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सर और ड्राइवर डीजल लाने के लिए चले गए। उस वक्त हम सारे के सारे वहीं पर खड़े थे। सर और ड्राइवर के जाने के बाद रिया हमसे कहने लगी कि मुझे वॉशरूम जाना है और अब तक हम घर भी नहीं पहुंचे, भूख भी बहुत लग रही है। कोई आसपास ढाबा वगैरह दिख जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। हमने देखा कि उस वक्त रोशन जो कि बस के आगे पीछे घूम रहा था, घूमते घूमते वो कहने लगा कि सामने कुछ दिख तो रहा है। हम सब ने जब देखा तो वो ढाबे जैसा ही लग रहा था। हमने कहा कि चलो चलकर देखते हैं। हम जब धीरे धीरे वहाँ पहुँचे तो सच में वो एक ढाबा था जहाँ पर कुछ लोग बैठकर खाना भी खा रहे थे। मैंने कहा कि जो कुछ भी खाना है ले लो, बस को ऐसे छोड़कर घूमना ठीक नहीं। सब के सब तैयार हो गए, लेकिन अजय बोल रहा था देखो कितना अच्छा ढाबा है, जी करता है यहीं रह जाऊं। हम सबको लगा कि ये सब ऐसे ही कह रहा है। पर खैर हम सब ने खाना पैक कराया और ठीक पैसे देकर जब बस के पास पहुंचे तो ड्राइवर और सर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में ड्राइवर बोल पड़ा कि सर मैंने डीजल डाल दिया है, चलो अब हम चलते हैं। इतना कहकर ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे अचानक से एक बात याद आई कि ड्राइवर ने जब ये कहा कि डीजल लेने गया था, पर वापस आने के बाद मैंने उसको डीजल डालते देखा ही नहीं। पर खैर इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। मैंने देखा कि बस के आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने ड्राइवर को कहा भैया आगे कुछ दिखाई दे रहा है। ड्राइवर ने उस बुढ़िया को उड़ा दिया। ये सब देखकर हम सबके होश उड़ गए। रिया कहने लगी कि भैया ये आपने क्या किया। ड्राइवर कहने लगा कि ये सब तुम लोगों की गलती है, तुम सबको इसके पाप का नतीजा मिलना चाहिए। इतना कहकर उसने पास में पड़ी रॉड उठाई और सर को देखकर कहने लगा कि ये लो, इन सबको मार डालिए, ये सब तभी अपने पाप से मुक्त होंगे। सर ने सबसे पहले जैसे ही मेरे सर पर मारा तो मैं एकदम से चिल्ला उठी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेहरे पर कुछ पानी सा गिरा। मैंने आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी भी उस ढाबे पर ही हूँ और तो और मेरे सारे दोस्त मेरे पास ही खड़े हैं। सबके सब आपस में बातें कर रहे थे, पर मैं अचानक से बेहोश हो गई। उस वक्त मुझे ये ख्याल भी आया था कि अभी कुछ टाइम पहले हम सबके साथ बस में इतना कुछ हुआ और हम लोग यहाँ कैसे बैठे हुए हैं। मैं उन सबको लेकर किसी भी तरह वापस बस वाली जगह पर लेकर गई। सर और ड्राइवर उस वक्त हम लोगों को ढूंढ रहे थे। सर हमें देखते ही गुस्सा हो गए, कहने लगे कि हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ये कोई तरीका है बस से जाने का। मैंने एकदम से कहा सर हम यहीं पास के ढाबे पर गए थे। उसी वक्त अचानक से ड्राइवर ने कहा कि सबके साथ गाड़ी में जल्दी बैठो। उसने हम सबको ज़बरदस्ती बैठाया और बस स्टार्ट करके स्पीड में भगाने लगा। गाड़ी चलाते वक्त सर ने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो ड्राइवर कहने लगा कि न जाने आप सब किस ढाबे पर गए, यहाँ पर कोई ढाबा नहीं है। और रही बात बस के ऊपर आवाज़ आने की, तो मैंने कई बार सुना है
कि इस रोड पर ऐसा होता है, पर आप लोग डर ना जाएं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर एक छलावे नाम का कोई भूत रहता है। उसी वक्त मैंने अपने सपने के बारे में बताया तो उस ड्राइवर ने कहा कि वो सब उसका फैलाया हुआ जाल था। छलावे ऐसे ही करते हैं, वो ऐसा जाल बिछाते हैं कि इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी वक्त हम सबको याद आया कि हमने गोरखनाथ मंदिर में सबने एक कर कलावा बंधवाया था। शायद यही वजह थी कि हम सब बचे हुए थे। इसके बाद ड्राइवर कहने लगा कि अब आगे रास्ते में कुछ भी दिख जाए ध्यान मत देना। सच कहती हूँ दोस्तों कि रास्ते में किसी न किसी ने कभी अपनी मरी हुई चाची को देखा, कभी अपने मरे हुए दादा को देखा, तो किसी ने चाचा को। पर इसके आधे घंटे बाद हम सब के सब सिवान में एंटर कर गए। उसके बाद सबकी जान में जान आई। साथियों, इस बात को न ड्राइवर और न सर, यहाँ तक कि हम भी आज तक नहीं भूल पाए। इस स्टोरी में हो सकता है मैंने कुछ गलतियाँ की हो, उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना। बाकी मेरे पास और कुछ स्टोरियाँ बाकी हैं। अगर सर इसको अपलोड करते हैं तो उसके बाद वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी शिवानी गुप्ता जी की भेजी हुई कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या इनका हर वाक्य, हर एक बात आपको कहीं भी कुछ सच बताता है? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इनका कहानी भेजने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब ठीक, चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरी भाभी की है। उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के 10 दिन बाद हम छत पर सो रहे थे। लगभग 12 बजे के आसपास एक बड़ी सी चील हमारे घर के पास वाले नीम के पेड़ पर आकर बैठ गई। ऐसा मेरी ही भाभी बताती है। वो कहती है कि वो अचानक डर गई और जोरों से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर जब हमने भाभी से ये कहा कि क्या हुआ, तो कहने लगी कि वो उन्हें मारने के लिए आ रहा है। उस नीम के पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। उनकी बात सुनने के बाद सब पेड़ की ओर देखने लगे। घर के चारों ओर देखने के बाद भी किसी को कुछ भी नहीं मिला। बहुत मशक्कत के बाद हमने भाभी को शांत कराया, लेकिन उसी वक्त के बाद से भाभी का बिहेवियर चेंज हो चुका था। वो कह रही थी कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे अपने दोनों बच्चों को देखना है। 12 साल हो गए उनसे बिछड़ गई हूँ। कोई कलश खड़ा है जिसकी वजह से मैं घर में नहीं जा सकती। मैं नहीं देख पा रही कि मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे। दोस्तों, उनकी बातें किसी को कुछ समझ में नहीं आई। भाभी पर कोई काबू नहीं कर पा रहा था, जबकि हम 3 लोग थे। इसके बाद ठीक जैसे ही उन्होंने माँ को देखा तो कहने लगी कि आप मेरी जेठानी हो। माँ कहने लगी कि मेरी बहू को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानी। धीरे धीरे करते सुबह हो गई और सुबह एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी कुछ भी नहीं कर पाए। भाभी बाल खोलकर बैठी हुई थी और लगातार कह रही थी कि मुझे बच्चों को देखना है। ऐसा करते वक्त वो बार बार अपना सर हिला रही थी। इसके बाद हमने एक बड़े महाराज जी को बुलाया। वो देर सवेर सुबह 11 बजे तक पहुंचे। भाभी को कुछ हल्का आराम हुआ, लेकिन वो भी ठीक नहीं कर पाए। क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हमारे एक जान पहचान में थे जो कि बहुत बड़े तांत्रिक थे, पर उन्होंने ये कहा कि यह असलियत नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। इस पर 5 आत्माओं के साए हैं और ठीक इसके ससुराल के पक्ष के बड़ी माँ ने ये सब करवाया है। वो चाहती थी कि मेरे भैया के साथ उनकी बेटी की शादी हो, लेकिन भैया ने मना कर दिया था, इसीलिए वो बदला ले रहे हैं। उस वक्त भाभी लाल लिपस्टिक लगाकर इतनी गंदी शक्ल बनाकर घूमती थी कि जो भी उन्हें देखता ही रह जाता। मुझे देखकर भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी चाची मास्टर। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, तुम कितनी बड़ी हो गई। तुम जाकर मेरे बच्चों को लेकर आओ, लेकिन इसके बदले में एक शर्त है। 16 श्रृंगार का सामान, 1 नारियल और 2 मिठाई के डब्बे देने होंगे, जो कि हमारे गांव में बहुत बड़ी बगिया है ना, वहीं पर रख देना। दोस्तों, मेरे बड़े पिताजी ने ऐसा ही किया और आज मेरी भाभी बिल्कुल बहुत अच्छी है। आपको बता दूं कि मैं सर की सारी कहानियां सुनती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए अपनी कहानी शेयर करने का मन किया। मुझे विश्वास है कि सर इस कहानी को यूट्यूब पर ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने ये कहानी। ऐसा कई बार होता है, अपने कुल की आत्माएं अचानक किसी पर ऐसा अटैक करती हैं जिस पर विश्वास भी नहीं होता। बस वो अपने होने का एहसास दिलाना चाहती हैं। साथ के साथ परिवार का हिस्सा होने के कारण वो मान तो जाती हैं, मगर जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
बाकी मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रथम है। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ 2022 में बीती थी। बात दरअसल ये थी, उस वक्त मैं स्कूल में था। मैं अपने स्कूल का नाम आप सभी को नहीं बताना चाहता, पर खैर, उस दिन भी मैं हर रोज की तरह स्कूल गया था। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि पहले सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी। बस एक बात थी, उस दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही थी और तो और सावन का टाइम था, इसलिए बादल भी घने थे। उस वक्त कोई भी टीचर क्लास में नहीं आए थे। हमारी क्लास पूरी भरी हुई थी। मैं चुपचाप लास्ट में बैठकर फ़ोन चला रहा था। मैंने चुपचाप से ईयरबड भी लगा रखे थे। मैं लगातार गेम खेलते खेलते उसी में खो गया। थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो अचानक मेरे होश उड़ गए। मैंने पाया कि क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं था। मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि अभी 10 मिनट पहले ये क्लास पूरी भरी हुई थी, तो अचानक एकदम से सब कहाँ गए। मैं ठीक जब क्लास के बाहर आया तो वहाँ भी कोई नहीं था। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि जो स्कूल अभी 10 मिनट पहले पूरा भरा हुआ था, अचानक से क्या हो गया। मैंने भागकर बाकी क्लासों में भी देखा, वहाँ भी मुझे कोई नहीं मिला। मैं ठीक प्रिंसिपल रूम के पास गया तो वो भी बंद था। बगल में ही स्टाफ रूम था। मैं उसको देखने के लिए गया तो उसमें 2 गेट थे। मैंने एक साइड का गेट जैसे ही खोला तो दूसरी तरफ से ठीक मेरी ही तरह कोई मेरी ओर झांक रहा था। मैं एकदम से पीछे हुआ। उस वक्त मैं बहुत डर गया था। मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा उस तरफ देखने की। वो जो कुछ भी था, उसका चेहरा बहुत अजीब था। समझ ही नहीं आया कि वो इंसान था कि कुछ और। मैं तुरंत ही मेन गेट की तरफ भागा और बाहर जाने के लिए एक और गेट आता था। वो गेट ग्लास का था। मैं भागता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। अचानक मेरा पैर किसी ने पकड़ के खींचा, जिसकी वजह से मैं गिर गया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वही चीज भाग के जाती हुई नजर आई। सच कहता हूँ, डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं जैसे ही बाहर की तरफ भागा तो बाहर बारिश हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि बाहर इतनी बारिश लगी है, सब के सब कैसे जा सकते हैं, जबकि सब अभी यहीं थे। मैं बारिश में बाहर भागता आया और चुपचाप ऑटो में बैठ गया। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं समझ चुका था कि शायद अब कुछ नहीं होगा, और मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन रास्ते से जाते टाइम मुझे देखकर भीड़ में 1-2 लोग ऐसे देख रहे थे मानो मैंने उनका कोई काम रोक दिया हो। कुछ लोगों की तो आंखें भी लाल हो रखी थी। मैं ठीक अपने घर के पास वाले एक मंदिर में गया। वहां पहुंचकर मुझे थोड़ा सेफ फील हुआ। दोस्तों, सच कहता हूं, मैंने किसी और स्कूल में एडमिशन करा लिया, जिसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हो गया। हालांकि आज मैं 12th क्लास में हूँ और जब भी वो बात सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी पंकज जी की कहानी। आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे मुझे तो इनकी कहानी कुछ अलग तरीके की लगी। बाकी आपका क्या कहना है? खैर, चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार गुप्ता है और मैं एक राइटर हूँ। बारिश ज़्यादा होने के कारण पानी का घरों में घुसना स्वाभाविक है, लेकिन क्या हो अगर पानी अपने आप में ही आपका पीछा करते हुए आपके घर तक आ जाए। मैं शुभम गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। गांव के पुराने दोस्तों के साथ काफ़ी दिनों बाद मिला था, लिहाजा सबसे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। गांव के बाहर ही एक पुराना तालाब था, जहां जाना अब लोग बंद कर चुके थे, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं अपने गांव के दोस्तों के साथ बचपन में वहां जाया करता था, पर अब पिताजी ने साफ मना कर दिया था कि तालाब की तरफ ना जाऊं। पर मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से वहीं मस्ती करना चाहता था, जैसा कि बचपन में करता था। मैं आकाश और दीपक के साथ दोपहर के वक्त बिना किसी को कुछ बताए तालाब पर चला गया। वहां पहुंचकर ही कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले जैसा पानी नहीं दिख रहा था, पानी हल्का काला हो चुका था। यूं समझिए कि तालाब का पानी बह जरूर रहा था, मगर उसमें से किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी। वो एकदम मौन था। पर खैर, हम तीनों ने कपड़े निकाले और तालाब में एक साथ कूद गए। आज तालाब का पानी कुछ अजीब हरकत कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मेरे बदन में वो पानी चुभ सा रहा हो। आकाश और दीपक मेरे पास ही थोड़ी दूरी पर नहा रहे थे। अचानक आकाश पानी के अंदर डूबने लगा। हमें लगा शायद वो डुबकी लगा रहा है, मगर जैसे ही वह ऊपर आया, घबराकर तालाब से बाहर निकल गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती सी आवाज में कहा,
किसी ने शायद मुझे अंदर की ओर खींचा था। मैंने उससे कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? कहने लगा, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ यार, मगर मुझे ये सब मजाक लग रहा था। मैंने कहा, पानी के अंदर कोई है तो मुझे क्यों नहीं खींचा? मैंने बस इतना ही कहा था कि अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़कर जोरों से अंदर की ओर खींचा। मैं सिर तक पानी में डूब चुका था। मेरी सांसें भारी होने लगी, मेरे नाक मुंह में पानी भरने लगा। तभी मेरी उन्हीं डरी हुई आंखों से पानी में किसी की परछाई दिखाई दी, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने पूरी ताकत से ऊपर की ओर जोर लगाया। मेरा पैर एकदम से छूटा और मैं पानी से बाहर आ गया। मगर जब ऊपर आकर देखा तो आकाश और दीपक वहां पर नहीं थे। अंधेरा हो चुका था। मैं घबराकर पानी से बाहर निकला और कपड़े पहनते पहनते बार बार तालाब की तरफ देखने लगा। उस पानी में अजीब से बुलबुले बन रहे थे, जैसे अंदर से कोई कुछ कह रहा हो। मैं डरता हुआ घर की ओर निकल पड़ा। मैं बार बार पीछे पलटकर तालाब की ओर देख रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मेरे कदमों की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी। मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज पीछे से गूंज रही थी, जैसे कोई मुझे रुकने को कह रहा हो। जैसे तैसे मैं गांव के अंदर पहुंचा तो थोड़ा सुकून मिला। मैं जल्दी से घर पहुंचकर बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो गया। मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार तालाब की भयानक यादें मेरे दिमाग में रह रह कर आ रही थी। मैं पलंग पर लेटा हुआ था। उसी वक्त मुझे पैरों में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा तो आंखें फाड़कर बस देखता ही रह गया। पूरे कमरे में तालाब का वही पानी भरा था और मेरा पलंग उस पानी में तैर रहा था। पानी के अंदर अजीब सी लहरें उठ रही थी, जैसे वो पानी मुझे अंदर खींचना चाहता हो। डर और घबराहट से मैं पसीना पसीना हो चुका था। तभी अचानक मेरा पलंग पानी में डूबने लगा। पानी अब मेरे बिस्तर के अंदर तक आने लगा था। मैं जल्दी से घबराकर पलंग से खड़ा हो गया, मगर पानी का वो सैलाब पैरों को जकड़ने लगा। मैं घबराकर जोरों से चीख उठा। तभी मेरे कानों में पिताजी की आवाज़ पड़ी। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? मैंने आंखें खोलकर देखा। पिताजी कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। पूरा कमरा खाली था, कहीं भी पानी की एक बूंद तक नहीं थी। मैंने घबराकर पिताजी से कहा, वो यहाँ तालाब का पानी था। पिताजी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे। कहने लगे कि तू तालाब पर गया था। मैंने डरते हुए कहा, हाँ, वो दोस्तों के साथ चला गया था। पिताजी गुस्से में दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने चुपचाप सोने की कोशिश करी, मगर आंख बंद करते ही कानों में तालाब के पानी की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं घबराकर उठा तो वही पानी का नज़ारा फिर से मेरे सामने था। मेरी पलंग पानी में ऊपर उठी हुई थी, मगर अब जैसे किसी की परछाई ने पानी के अंदर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे पैरों पर उसकी जकड़ बनी हुई थी। मैं दोनों हाथों से पलंग को पकड़े हुए था, मगर उसकी जकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे हाथों से पलंग छूट गया। मैं खिसता हुआ नीचे जा गिरा। मैं ठीक पानी के अंदर डूब रहा था। बार बार पलंग के पास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो साया मुझे फिर से पानी के अंदर खींच लेता। अचानक मेरा सर पानी में डूबने लगा। पानी की लहरें मेरे सिर को अंदर दबाए जा रही थी। सांसें फूलने लगी। मुंह और नाक में पानी भरने लगा। गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक तरह से शरीर में इतना पानी भर चुका था, लगता था कि शायद अब मैं फट जाऊंगा। मैं बस पानी में दम तोड़ने वाला ही था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे खींचा। आंखें खोली तो देखा मैं घर के बाहर बने हुए कुएं के किनारे पर खड़ा था। पीछे पिताजी खड़े थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो गुस्से में बोल रहे थे कि ये क्या करने जा रहा था? पागल हो गया क्या तू? मैं कुछ ना बोल सका, बस उनके गले लग गया। अगली सुबह मैंने पिताजी से उस तालाब के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो तालाब शापित हो चुका है। अभी कुछ ही महीनों पहले एक सन्यासी की किसी ने हत्या कर उसे उसी तालाब में फेंक दिया। उसके बाद एक पूरा परिवार उस तालाब में डूबकर मर गया। और तो और थोड़े दिनों बाद तालाब के पानी से जानवरों ने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। तभी से गांव वालों ने उस तालाब के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। अब गांव वाले तालाब पर नहीं जाते, पर कभी कभी तालाब का पानी गांव में आ जाता है। ये सब लोगों ने महसूस किया है। तालाब के पानी को लेकर कई कहानियां फैली हैं और मैं अब इन्हें मानता भी हूँ, क्योंकि मैंने अपने साथ भी होता महसूस किया है। दोस्तों, अगले दिन पिताजी मुझे हनुमान जी के मंदिर ले गए। पुजारी से झाड़ फूक करवाया। हालांकि
अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उस तालाब के पानी का एहसास आज भी मेरे शरीर को होता है। कभी कभी मैं सुबह जागता हूँ तो महसूस होता है जैसे रात भर पानी में रहा हूँ। सुबह उठते ही जोरों की चीखें आना शुरू हो जाती हैं। मैं जल्द ही गांव से शहर वापस आ गया। अब मैं भूल कर भी तालाब की तरफ नहीं जाता, पर तालाब का पानी कभी कभी मेरे घर पर आ जाता है। इसका क्या रहस्य है मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शुभम कुमार गुप्ता की खुद की लिखी हुई कहानी? मैं आजकल देख रहा हूँ कुछ लोग कहानियां लिखकर मुझे भेजते हैं। वाकई इनकी कहानियां सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आजिब है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं छुट्टियां मनाने मासी के घर गया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर मैं और मेरा कज़न, जिसका नाम साहिल है, हम दोनों साथ में सोए। फिर रात के ठीक 2:30 बजे मैं और मेरा कज़न घर वालों से छुपकर धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मौसी के यहाँ पंखा भी नहीं था। जब हम ठीक बाहर निकले तो हम जंगल की तरफ गए ताकि थोड़ी ताज़ी हवा मिल सके। जब हम ठीक जंगल के थोड़ी अंदर पहुंचे तो वहाँ किसी औरत की आवाज़ सुनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। हमें तो एक बार को ऐसा भी लगा जैसे कोई जानवर रास्ता भटक चुका हो। दोस्तों, वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद आवाज़ ज़ोरों से बढ़ने लगी। हम दोनों जंगल के बीचों बीच पहुँच चुके थे। हमने सोचा एक बार चलकर देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है। जैसे जैसे हम आवाज़ की तरफ बढ़ते रहे, रोने की आवाज़ और बढ़ती रही। कोई बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था, मानो जैसे कोई चुड़ैल या भूत चिल्ला रहा हो। मैं और मेरा कज़न बहुत डर गए। हम चुपचाप घर की तरफ वापस चलने लगे। चलते वक्त हमें लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उस वक्त हमें पीछे चलने की आवाज़ आई। हम दोनों पूरी तेज़ी से दौड़ने लगे। जैसे तैसे करके हम दोनों घर पहुंचे। फिर धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए। इसके बाद हमने सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आई। और तो और हमारी खिड़की रात भर कोई खटखटा रहा था। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन बाद मैं अपने घर वापस चला गया। आज भी ये बात सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। समझ में नहीं आता कि ये कोई चुड़ैल थी या कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, इतनी ही थी मेरी ये कहानी। शुक्रिया। आइए दोस्तों, चलते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं गुजरात के बनसकंथा जिले का रहने वाला हूँ। इस बात को अभी 1 ही साल हुआ है। मैं वहाँ की सब्जी मंडी में मैनेजर की जॉब पर हूँ, और जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटी है। दोस्तों, सब्जी मंडी में रोज हमें रात के 2 बजे जाना पड़ता है और सवेरे 9 बजे घर से जाते हैं। हमारे घर के पास से सब्जी मंडी 1 किलोमीटर दूर है और एक रास्ता सरकारी अस्पताल के पास से गुजरता है, लेकिन रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं जाता। वो हॉस्पिटल वाला रास्ता हमें शॉर्टकट पड़ता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, मुझे वहाँ पर थोड़ी लेट हो गई। मैंने सोचा कि इसी रास्ते से चल लेता हूँ ताकि अपने सेठ की डांट सुननी ना पड़े। मैं ठीक जब वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि एक शादीशुदा लड़की रास्ते में बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो दोनों अचानक मुझे देखकर रोने लगे। सच कहता हूँ, रोने की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि मेरी तो रूह ही कांपी। पर जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो जिस बच्चे को लेकर बैठी थी उसके ऊपर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ बॉडी का मांस, लाल खून दिख रहा था। मैंने अपने कुल देवता का नाम लिया और वहाँ से भागा। वो ठीक मेरे पीछे पीछे भागी। ठीक अचानक वो बच्चा भी कहीं से आकर मेरे पीछे भागने लगा। मैं आज तक कभी भी इतना नहीं डरा, लेकिन जैसे तैसे करके मैं सब्जी मंडी पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे बुखार आ गया और मैं चुपचाप सो गया। सुबह उठने के बाद मेरे नाना ज्योतिष विद्या जानते हैं। उन्होंने मुझे एक धागा पहनाया और बोले कि आज तो तू बच गया। वो तूने जो देखा, हाल ही में एक प्रेग्नेंट लड़की की बच्चे के साथ मौत हो गई, जिसको सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। दोस्तों, जब मैंने सरकारी अस्पताल में जाकर पता किया तो मुझे एक नर्स ने बताया कि ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, बस इसके बाद से मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं जाता। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। ये बात
2024 की है, जब मैं बुआ की लड़की की शादी में गया था कानपुर। जिस दिन शादी थी उसी दिन मैं वहाँ पहुँचा था। मेरे साथ मेरा एक भांजा भी था, सुजल। हम दोनों ठीक तैयार हुए और हमने अच्छा खासा परफ्यूम भी लगा रखा था। जब ठीक हम शादी में पहुँचे तो हमने वहाँ पर शराब भी पी और नाचा भी। कुछ देर बाद जब नशा थोड़ा कम हो गया तो मैंने सुजल से कहा कि भाई चल कहीं से और शराब ले लेते हैं। उसने कहा कि मामा रात के 1 बज रहे हैं, दुकान बंद हो गई। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, ब्लैक से ले लूँगा, थोड़े पैसे ज़्यादा ही तो लगेंगे। सुजल मान गया। हम दोनों ठीक शराब लेने के लिए स्कूटी से निकल गए। उस वक्त ड्राइव मेरा भांजा कर रहा था, मैं ठीक पीछे बैठा हुआ था। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि दूर पहुंचने के बाद एक पुल दिखाई दिया। मैंने सुजल से कहा कि गाड़ी रोक, जरा मैं वॉशरूम कर लूँ। जब मैं वॉशरूम करने गया तो मुझे एक लड़की दिखाई दी। मैंने सोचा कि ये कौन है, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है। मैं ठीक जब उसके सामने गया तो वो दिखने में ठीक ठाक लग रही थी। मैंने उससे कहा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। ठीक ये बात मैंने सुजल को भी बताई। उसने कहा चलो देखते हैं। जब ठीक हम दोनों ने उससे पूछा तो वो देखकर हमें हंसने लगी। हमने पूछा कि आप हंस क्यों रही हैं। वो कहने लगी कुछ नहीं, बस यूं ही मुझे हंसी आ गई। सुजल ने उससे कहा कि आप कहाँ जाओगी। लड़की कहने लगी कि मैं यहाँ पर ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। सुजल ने कहा ठीक है, हम छोड़ देते हैं। हमने उसे स्कूटी पर बैठाया और उसे लेकर निकल गए। हम तीनों जा ही रहे थे कि कुछ दूर पहुंचने के बाद वो लड़की हमारे पीछे से चिपक गई। मैं सोचने लगा कि ये क्या कर रही है। तब मैंने पीछे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे देखकर कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूर और चलने के बाद उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को तेजी से पकड़ लिया और तो और वो मुझे सूंघ भी रही थी। मैंने बोला आप ये क्या कर रही हो, आपको तमीज़ नहीं है। वो मुस्कुराने लगी। मैंने सुजल से पूछा, सुजल ये लड़की ठीक नहीं लग रही। लड़की कहने लगी डरो मत, तुम जो दोनों खुशबू लाए हो वो मुझे अच्छी लग रही है। सुजल समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। सुजल ने मुझसे कहा कि मामा बाइक से उतरो। मैं उतर ही रहा था कि तभी वो लड़की कहने लगी कि रुको, उतरो मत, गाड़ी चलाते रहो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों, कोई ज़बरदस्ती है? हट जाओ, हमें उतरने दो। इतने में ही उस लड़की ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसे गाली देते हुए बोलने लगा कि हट जा यहाँ से। सुजल ने उसको गाड़ी से धकेल दिया। वो लड़की गुस्से में अपनी आंखें लाल करने लगी, बोलने लगी कि तुम दोनों मरोगे। सुजल उससे कहने लगा कि अच्छा ऐसी बात है तो आ हमें मार। उस लड़की ने सुजल को धकेला और उसके ऊपर बैठ गई। वो ठीक उसका गला दबा रही थी। मैंने उस लड़की को एक लात मारी। अचानक उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मेरे पैरों पर काट लिया। दोस्तों सच कहते हैं, मैंने और सुजल ने उस लड़की को बहुत मारा। उसके बाद हम दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से तेजी से भागे। वो लड़की ठीक हमारे पीछे पीछे भाग रही थी। हम दोनों दूसरे रास्ते से शादी वाली जगह पर पहुँच गए। पर दोस्तों एक बात है, आज भी वो लड़की हम दोनों को सपने में दिखाई देती है। ना जाने क्यों, कौन थी वो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं मालूम आपको ये कहानी कैसी लगेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ कहानियाँ। इसमें से कुछ कहानियाँ आपको रियल भी लगेंगी और कुछ नहीं भी। पर खैर, जिस तरीके से लोग मुझे भेजते हैं तो मेरा सुनाना लाजमी है। मैं किसी की भी कहानी ना सुनाकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। तो ठीक, अब मैं आपको जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही कुछ रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप यूं ही प्यार बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।